उधर नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ी ड्रिल करके पुतिन को अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक सागर के किनारे बसे नेटो के सदस्यों पर भी रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। जबकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो के सदस्य पहले ही रूस के निशाने पर रहे हैं, लेकिन दावा किया गया कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये देश रूस के सैन्य अड्डे कलिनिनग्राद के बेहद करीब हैं, जो उसके मेनलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे पर बसा है। यानी कलिनिनग्राद के आसपास के नेटो सदस्य हर वक्त पुतिन के रडार पर हैं। दावा किया गया कि इसीलिए नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ी ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें करीब 30 युद्धपोत और 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। इस ड्रिल में अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के साथ बाल्टिक क्षेत्र के सभी नेटो सदस्य देश शामिल रहे, ताकि रूस को यह संदेश दिया जा सके कि उससे निपटने के लिए नेटो के सभी सदस्य एकजुट हैं। इस बीच वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना और फिलिस्तीन के नागरिकों की एक बार फिर झड़प हो गई। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने उसके शरणार्थी कैंप पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 30 लोग घायल हो गए, क्योंकि इजरायल की सेना ने रात के अंधेरे में वेस्ट बैंक के जिनीन शहर में बने शरणार्थी कैंप पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। ये गोलीबारी लंबी चली और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना के हमले में उसके 6 नागरिकों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए, जबकि इजरायल की सेना को शक था कि शरणार्थी कैंप में गाजा पट्टी से आए आतंकियों को पनाह दी गई थी, जिन्हें पकड़ने के लिए उसने वहां धावा बोल दिया। इजरायल ने जुलाई से वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत वो लगातार फिलिस्तीनी कैंपों को निशाना बना रहा है। इधर पराली जलाने के मामले पर दिल्ली सरकार ने एक बैठक के बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्लान बनाने की मांग की गई। और साथ ही इस चिट्ठी में दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ हुई पिछली बैठक के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गईं। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर पिछले महीने भी बैठक की थी। इस बीच दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अपनी कार से टक्कर मारने वाला आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले इस हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद से फरार चल रहा सिद्धार्थ शर्मा नाम का आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने यह कबूल किया कि हादसे के वक्त वो नशे में था। उधर हांगकांग के मीडिया के मुताबिक चीन और उत्तर कोरिया से तनाव के बीच जापान मिसाइलों को रखने के लिए हथियार डिपो बनाने में जुट गया। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में जापान को आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन अब जापान ने भी चीन की दादागिरी को खत्म करने का पूरा मन बना लिया। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक जापान ने अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए मिसाइलें इकट्ठा करने की तैयारी कर ली, ताकि जरूरत पड़े तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जापान 2027 तक अपने युद्धपोतों को अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस करेगा। खबर के मुताबिक जापान ने अमेरिका से 400 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर ली, लेकिन वो इन मिसाइलों की खरीद से पहले उन्हें रखने का इंतजाम करने में जुट गया। इस बीच अमेरिका को चिढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया के मीडिया ने वहां के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस और अमेरिका के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं, जबकि उत्तर कोरिया और अमेरिका में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम जोंग उन के रूस दौरे का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर अमेरिका को यह दिखाया कि किम जोंग उन उसके दुश्मन के साथ खुलकर खड़े हैं। सामने आए वीडियो में किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिसाइलों का एक गोदाम देखते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकू विमान बनाने वाली एक फैक्ट्री का भी दौरा किया और बाद में रूस के लड़ाकू विमानों की ताकत को भी परखा। किम जोंग उन 1 हफ्ते के रूस दौरे पर गए थे। हालांकि दोनों देशों के बीच हथियारों की कोई डील हुई या नहीं, इसका पता नहीं चल सका, लेकिन उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम जोंग उन की यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया।